क्या भारत के लोग आज अघोषित आपातकाल का सामना कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को सत्ता जाने का डर सता रहा है या नरेंद्र मोदी हिटलर जितना पावरफुल हो गए हैं? देखिए, जब भी कोई बड़ा और अहंकारी नेता सत्ता में आता है तो वह देश के लिए अच्छा और बुरा दोनों साबित हो सकता है। अच्छा इसलिए क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और बुरा इसलिए क्योंकि उसके द्वारा लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। आज के इस अघोषित आपातकाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर 1975 के आपातकाल को भी समझना होगा और तुलना करनी होगी आज के इस दौर से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1975 के आपातकाल के पहले कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनका परिणाम था आपातकाल, और इन घटनाओं को समझना बेहद आवश्यक है। तो समझते हैं एक एक करके। पहली घटना घटती है 1969 में। कांग्रेस सत्ता में होती है। उस दौरान गांधी निर्णय लेती हैं 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, जिसका कई सारे बड़े उद्योगपति पुरजोर विरोध भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे देश हित में बताकर जबरदस्ती लागू कर देती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो इस केस को जीत भी लेते हैं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, और यहीं से शुरू होता है इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का बैटल। इसके कुछ ही सालों बाद इंदिरा गांधी को फिर से सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ा और इस बार मुद्दा था प्रिवी पर्स को लेकर। दरअसल आजादी के दौरान छोटे छोटे राज्यों को जब भारत में मिलाया जा रहा था, उस दौरान ये निर्णय लिया गया कि इन राज्य के राजघरानों को प्रिवी पर्स के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे उनके खर्च को चलाने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी को ये मंजूर नहीं था। इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को लेकर बहुत ही सशक्त थी, उसे खत्म करना चाहती थी। इस दौरान इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए एक बिल पास किया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को निरस्त कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर इस कानून के अगेंस्ट एक बिल पास करके इस प्रिवी पर्स के कानून को पूरी तरीके से लागू करते हुए प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का अगर प्रधानमंत्री मजबूत होता है तो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होना पड़ता है, और अगर प्रधानमंत्री कमजोर होता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। 1971 में फिर से आम चुनाव होते हैं। कांग्रेस सत्ता में वापस आती है और इंदिरा गांधी फिर से एक बार डोमिनेंट प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालती है। इस दौरान एक और बड़ी घटना घटती है। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत को एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सत्ता में बैठे नेतागण घोटालों और करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत धीरे धीरे उबर ही रहा था कि 1973 में एक और बड़ी घटना घटती है ऑयल क्राइसिस के रूप में। इस दौरान पूरी दुनिया में तेलों की कीमत लगभग 300% तक बढ़ जाती है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है भारत को भी महंगाई के रूप में। 1974 में इस बढ़ी हुई महंगाई और करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है विद्यार्थियों द्वारा, जिसे जेपी मूवमेंट नाम दिया जाता है, क्योंकि इसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। एट द सेम टाइम रेलवे कर्मचारियों द्वारा भी जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में 3 दिन का स्ट्राइक किया जाता है अच्छे वर्किंग कंडीशन और अच्छी सैलरी के नाम पर। 1975 वो दौर था जब देश इकोनॉमी क्राइसिस, बढ़ती महंगाई, करप्शन और देश भर में आंदोलन झेल रहा था। और इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले 2 सालों से एक केस चल रहा था जिसे फाइल किया था राज नारायण नाम के एक व्यक्ति ने, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने चुनाव के दौरान चुनाव में धांधली की है, और हाई कोर्ट इस बात को हाई कोर्ट में यह बात सच साबित होती है। हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के सांसद पद को रद्द कर देता है। 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का ये फैसला आता है और पूरे देश में उथल पुथल मच जाती है। कुछ लोग इंदिरा के खिलाफ तो कुछ लोग इंदिरा के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आते हैं। जेपी नारायण इस दौरान खुलकर सत्ता के विरोध में खड़े होते हैं और लोगों से वो अपील करते हैं कि लोग सड़कों पर उतरें और सत्ता के खिलाफ नारे लगाएं, इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाएं, और साथ ही साथ वो पुलिस और आर्मी के लोगों से भी अपील करते हैं कि वो सरकार के किसी भी आदेश का पालन न करें। और फिर आती है 25 जून 1975 की रात। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की और लोकतंत्र के मूल्यों की अहमियत भी दिखाई। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। लोकतांत्रिक भारत का काला अध्याय 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर पूरे देश में आपातकाल थोप दिया जाता है और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप उस दौर को आज के दौर से कंपेयर कीजिए और निर्णय लीजिए कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जितनी धनराशि तय की गई है चुनाव प्रचार के लिए, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रचार में खर्च किए जा रहे हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे ईडी या सीबीआई द्वारा या तो फिर डराकर चुप करा दिया जा रहा है या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। विपक्ष के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है ताकि वो चुनाव न लड़ सके।
आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता आज जेल में हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया और अखबारों को भी खरीद लिया गया है। क्या आपको भी लगता है ये एक अघोषित आपातकाल? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। नमस्कार, मेरा नाम श्याम है।